डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मतलब जर्मनी और इटली का मतलब निर्माण। आप जानते हैं कि जो जर्मनी और इटली जो था वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। उसके बहुत सा अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा होते थे और सब राजा अलग अलग पार्ट्स पे अपना शासन करते थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली एक हो गया है, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया गया है और इटली का भी यूनिफिकेशन कर दिया गया। कैसे हुआ है इसका यूनिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म drifted away from the association with democracy and revolution. Result of this, Germany and Italy became unified state। कह रहा है कि जब 1848 के बाद पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूरोप में देखा जाए तो डेमोक्रेसी की एक लहर उठ गई है। अर्थात सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम फ्रीडम हो, हमारी गवर्नमेंट अपनी हो, हमारी गवर्नमेंट जो हमारे द्वारा इलेक्टेड हो, राजा किंग्स रूल समाप्त हो जाए। तो 1848 के बाद पूरे यूरोप में एक बहुत तेज़ी से डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ। इसी का परिणाम था कि आगे चल कर के जर्मनी और इटली दोनों क्या हो गए, एक यूनिफाइड स्टेट्स हो गए। यूनिफाइड स्टेट मतलब एक एकीकृत स्टेट्स हो गए, मतलब एक राष्ट्र के रूप में उनका विकास हुआ। पहला है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन, एकीकरण होता है। मतलब यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग हैं उन सबको मिला करके एक कर देना, इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। कह रहा है कि ओटो, अब कैसे उसका यूनिफिकेशन हुआ, कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस है, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि ओटो वॉन बिस्मार्क द प्रूसियन चांसलर प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल टू यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कह रहा है कि द ओटो वॉन बिस्मार्क एक व्यक्ति हैं, ओटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रूसिया के चांसलर है। कहाँ के चांसलर हैं? प्रूसिया के चांसलर हैं। प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल था वो किस व्यक्ति का था, तो आपका आंसर क्या होगा? ओटो ऑन बिस्मार्क का। ओटो ऑन बिस्मार्क का था। और वो कहाँ के चांसलर थे? प्रूसिया के चांसलर थे। ठीक है। डिफरेंट स्टेजेज इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब हम पढ़ेंगे कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ वह डिफरेंट स्टेज में हुआ, मतलब विभिन्न चरणों में हुआ। ऐसा नहीं कि कई बार में हो गया कि ऐसे गए स्टार्ट किया और हो गया, ऐसा नहीं था। वो विभिन्न स्टेट्स में, अभी विभिन्न स्टेप्स में हुआ है। चाहे स्टेज बोलिए चाहे स्टेप्स बोलिए, विभिन्न मतलब चरणों में उसका हुआ है। तब उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेज। अभी फर्स्ट स्टेज में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि टू यूनाइट जर्मनी एंड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एट द फ्रैंकफर्ट। अब जर्मनी को एक यूनाइट करने के लिए, मतलब उसको एकीकृत करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले लोगों ने मिल करके एक असेंबली का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया, और उस असेंबली ने जा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा। और वह किस स्थान पे इसके बारे में सोचे सब जाकर, तो वह प्लेस था फ्रैंकफर्ट। क्या था? फ्रैंकफर्ट। सेकेंड स्टेज देखिए, द असेंबली प्रेजेंट द आइडिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द किंग ऑफ प्रूसिया बट ही अपोज्ड। देखिए, जो असेंबली निर्माण बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उन्होंने एक मतलब प्रेजेंट किया कि जो हम लोग जर्मनी को यूनिफाइड कर रहे हैं वह प्रूसिया का जो राजा है उसी के अंडर रहकर किया जाए। प्रूसिया जो जर्मनी के एक पार्ट्स है उसके अंदर ही मन राजा रहें, लेकिन हम लोग मिल करके उसको एक कर दें, पूरी जर्मनी को एक कर दें। लेकिन जो प्रूसिया का राजा था, किंग ऑफ प्रूसिया, ही अपोज्ड, उसने क्या कर दिया? अपोज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा
नहीं होगा, हम इस जर्मनी का एकीकरण नहीं करेंगे, उसने विरोध कर दिया उसका। उसके बाद देखिए क्या हुआ, नाउ जर्मनी वाज टू बी यूनिफाइड बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, अर्थात जब राजा ने नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं मानी, उसकी बातों को इनकार कर दिया, तो जो असेंबली बनी थी उन्होंने एक पॉलिसी, अब उन्होंने जा गए कि राजा हमारी बात नहीं मान रहा है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसको ब्लड एंड आयरन, अर्थात बल और ताकत, मतलब फोर्स के बल पे जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अब विनय और सविनय निवेदन नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब हमको फोर्स के बल पे, हमको ताकत के बल पे अब जर्मनी को क्या करना पड़ेगा, एकीकृत करना पड़ेगा। तो उन्होंने ब्लड एंड आयरन की नीति अपना करके जर्मनी को एकीकृत करने का क्या किया, प्रयास किया। कौन, जो असेंबली थी। यही पाप ब्लड एज वाज परस्यूड बाय द बिस्मार्क द प्रूसियन चांसलर, और उसका हेड कौन था, प्रूसियन जो चांसलर था बिस्मार्क, उसके अंडर में ही रह करके ब्लड एंड आयरन की नीति अपना करके जर्मनी को एकीकृत करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अब आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में देखिए क्या होता है। अब फर्स्ट स्टेज में इतना सारा काम हुआ कि राजा के सामने प्रेजेंट किया गया कि आपके अंदर ही जर्मनी का एकीकरण किया जाए, लेकिन उसने विरोध कर दिया। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह ब्लड एंड आयरन की नीति अपना करके अब जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया। किसके अंदर, उसका मेन लीडर जो था वह बिस्मार्क था। अब देखिए सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, वार अगेंस्ट डेनमार्क 1864, अर्थात अब जो डेनमार्क उसी के पार्ट था, लेकिन वहाँ पे रूलर दूसरा कोई था, शासक दूसरा कोई करता था। जैसे भारत में जानते हैं ना, बहुत सारे इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स है, तो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबको मिलाकर भारत एक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, वह जो भी अलग अलग पार्ट्स थे ना, उसके राजा अलग होते थे, उनका पूरा नियंत्रण उस पर अलग होता था, वह एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अगर भारत में कोई स्टेट्स हो, जैसे यूपी हुआ और अलग होना चाहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तुरंत अलग नहीं होने देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे ज़्यादा पावर है। लेकिन अगर अलग अलग होते स्टेट्स होते हुए भी हम भारत क्या है, एक है। भारत इंडिया की बात की जाए तो इसमें पूरे स्टेट्स समाहित हो जाएंगे। लेकिन जो डेनमार्क था वह जर्मनी का ही पार्ट था, लेकिन उसका रूलर जो अलग था, शासन अलग था, तो उसके प्रति विरोध, वह जर्मनी के एकीकरण में भाग नहीं लेना चाहता था, वह उसका विरोध कर रहा था। तो इसलिए उसके प्रति क्या हुआ, वार हुआ अगेंस्ट डेनमार्क, उसके लिए वार लड़ा गया। तो कब बिस्मार्क पिक्ड अप अ क्वेरल विथ डेनमार्क ओवर द क्वेश्चंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द टू डचेज ऑफ सेल्सविंग एंड होलेस्टेन। जो दो डचेज प्लेस था, सेल्सविंग एंड होलेस्टेन, इस पे क्वेश्चन उठाते हुए बिस्मार्क, अब बिस्मार्क का एक ही काम था कि मतलब उसको छेड़े और युद्ध करेगा, उसको हरा करके हम अपने को क्या करेंगे, जर्मनी में उसको मिला लेंगे अपना जो पार्ट्स है। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन उठाते हुए कहा कि जो दो प्लेस है सेल्सविंग एंड होलेस्टेन, उस पर क्वेश्चन उठाते हुए उसने डेनमार्क के प्रति क्या कर दिया, वार की शुरुआत कर दी। In 1864 AD, he fought a war against Denmark and took control of the Schleswig। और 1864 में एडी के डेनमार्क पर अटैक कर दिया बिस्मार्क, और उसको हरा करके डेनमार्क को, और जो सेल्सविंग जो प्लेस था उसको अपने आप में अपने अंदर क्या कर लिया, मिला लिया, जर्मनी में मिला लिया। अब यहीं से स्टार्ट होता है थर्ड स्टेट में देखिए क्या हो रहा है, वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के प्रति वार किया गया, उसको मतलब हराने के लिए। 1866 बिस्मार्क वांटेड टू कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय आउस्टिंग ऑस्ट्रिया फ्रॉम जर्मनी। मतलब जर्मनी का एक पार्ट था ऑस्ट्रिया, उसको मतलब ख़त्म करके, ऑस्ट्रिया को ख़त्म करके जो बिस्मार्क था वह पूरा एक जर्मनी बनाना चाहता था। उसमें मतलब दूसरा कोई नाम नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें का दूसरा प्लेस ऑस्ट्रिया हो, प्रूसिया हो, डेनमार्क, ऐसा नहीं। वह चाहता था कि कंप्लीट यूनिफिकेशन किया जाए। तो उसका इसमें एक रोड़ा अटका रहा था ऑस्ट्रिया, उसको भी उसने क्या कर दिया,
हरा दिया 1866 एडी में। इन 1866 एडी प्रूसिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया एंड अनेक्स्ड द टेरिटोरीज ऑफ हैनोवर, होल्स्टेन, लग्जमबर्ग, फ्रैंकफर्ट एक्सेट्रा। और प्रूसिया ने ऑस्ट्रिया को हरा करके 1860 में जो प्लेस था हैनोवर, होल्स्टेन, लग्जमबर्ग, फ्रैंकफर्ट, इस पे सारे पे क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। देयर बाय डिसॉल्विंग द जर्मन कॉन्फेडरेशन वंस फॉर ऑल, और उसको क्या कर लिया, जर्मन कॉन्फेडरेशन मतलब जो जर्मन संघ था उसमें उस सारे प्लेस को क्या कर लिया, जोड़ लिया गया। इट पेव द वे फॉर सबसेक्वेंट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और ये सब एक जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक एक कदम था, एक एक पल था, एक एक स्टेप था। अब स्टार्ट होता है फोर्थ स्टेज, वार अगेंस्ट फ्रांस 1870 से लेकर के 1871 के बीच में। अब वार फ्रांस के प्रति वार होगा। इन 1870 AD प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस इन अनोदर वार एंड ऑक्युपाइड अलास्का एंड लोराइन जो दो प्लेस था फ्रांस का, अलास्का एंड लोराइन, इस पे प्रूसिया ने अटैक करके उस फ्रांस को हरा करके उन दोनों जगहों को अपने आप में अपने मिला लिया। द इम्पैक्ट ऑफ प्रूसियाज इम्प्रेसिव विक्टरीज वॉज सो ग्रेट दैट द अदर जर्मन स्टेट आल्सो ज्वाइन द जर्मन कॉन्फेडरेशन विच रिकॉग्नाइज्ड द प्रूसियन किंग एज इट्स हेरिडिटरी। मतलब इसका रहा है कि इससे जो प्रूसिया का जो पावर था, प्रूसिया का जो इम्पैक्ट था पूरे यूरोप में, वो क्या होता गया, बढ़ता गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसका विकास हुआ। तो जो अदर स्टेट्स थे, जो अलग स्टेट्स थे, वो भी स्टेट्स प्रूसिया के साथ मिलना चाहा, जर्मन के साथ मिलना चाहा, और अंततः मिल करके पूरी तरह से जर्मनी का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। अर्थात पूरे पार्ट्स को मिला करके जर्मनी का जितना पार्ट्स था या अदर जो स्टेट्स जर्मनी के साथ मिलने वाले थे, सबको मिला करके इस तरह से चल करके सबको मतलब मिला जुला करके एक एकीकृत कर दिया गया जर्मनी को। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जर्मनी का तो निर्माण हो गया, अब इटली का देखिए कैसे निर्माण हो रहा है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यूनिफिकेशन। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th century इटली वाज डिवाइडेड into 7 states, out of which only one state, Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely house। कह रहा है कि जो लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल का जो समय था, 1850-48 का जो टाइमिंग था, तो वह उस समय जो इटली था वह कितने स्टेट्स में डिवाइड था? 7 स्टेट्स में था। मतलब छोटे छोटे स्टेट्स में क्या था, वो पूरा जो इटली था वो छोटे छोटे 7 राज्यों में डिवाइड था। लेकिन उसका जो बस एक ही पार्ट्स जो था, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, बस वही राज्य पर बस इटली के एक राजा के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। जो छः स्टेट्स थे उस पर कोई दूसरा राजा अपना मतलब अधिकार जमाए हुए था, उस पर शासन करता था। तो इस मतलब पूरी इटली को एक कर दी जाए, एक राजा हो या एक शासक हो, इसको करने के लिए मतलब पहल स्टार्ट किया गया कि पूरा इटली को एक कर दिया जाए, पूरे इटली का एक शासक हो। इसलिए यूनिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी इटली की। देखिए इटली के यूनिफिकेशन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे मतलब समस्याएं जो मतलब उसको एक करने में जो प्रॉब्लम आए, परेशानियाँ आई, तो उसी को बोलते हैं ऑब्स्टेकल्स। उसी कह रहा है कि ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मतलब कौन कौन सी समस्याएं आई इटली को यूनिफाइड करने में। पहला है डिवीज़न ऑफ इटली इनटू सो मेनी स्टेट्स। जो इटली था वह आपको अभी ऊपर ही बता दिया कि इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। तो भी एक प्रॉब्लम है, 7 स्टेट को एक में मिलाना, ये समस्या है कि नहीं है।
तो इन सातों राज्यों को एक में मिलाना बहुत बड़ी क्या थी उस समय की समस्या थी। तो एक प्रॉब्लम हुआ, डिवीजन ऑफ इटली इनटू सो मेनी स्टेट्स। द डिवीजन ऑफ इटली इनटू मेनी स्टेट्स एंड देयर म्यूचुअल क्वेरल्स रेंडर्ड इटली क्वाइट वीक। और देखिए वो तो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था ही, लेकिन उनका जो म्यूचुअल क्वेरल था अर्थात सब एक दूसरे से आंतरिक रूप से एक दूसरे से जलते थे। एक स्टेट चाहता था कि उसको हरा करके हम अपना अधिकार कर लें, दूसरा चाहता था कि उसको हरा कर, मतलब उनमें आंतरिक हमेशा झगड़ा होता था। तो यह एक समस्या थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। दूसरा है फॉरेन रूल। फॉरेन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया एस्टाब्लिश देयर रूल ओवर अ ग्रेट पार्ट ऑफ इटली। देखिए जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया था उन दोनों देशों ने इटली का जो अधिकांश पार्ट था उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। अर्थात इटली के अधिकांश पार्ट्स पे ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो था वो अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये भी एक समस्या था उनको हटाना फिर मिलाना। नेपोलियन द फ्रेंच एम्परर हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ इटली। आप जानते हैं कि नेपोलियन बहुत ही ब्रेव था, वो फ्रांस का शासक था। तो जब वो राजा था तो उस टाइमिंग में वह लगभग इटली के होल पार्ट्स पे अर्थात इटली का जो भी पार्ट था उस पे सब क्या किया था, उन सब पार्ट्स को जीत करके पूरा पार्ट को फ्रांस में मिला लिया था। तो ये भी एक समस्या ही था। Thus the foreign rule was a great hurdle in the way of the Italian unification। इस तरह से जो बाहरी पावर थे, फॉरेन पावर था, उसको ख़त्म करके इटली को एक बनाना एक बहुत बड़ी क्या थी, चुनौती थी, समस्या थी। अब देखिए तीसरा है कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना जो आप जानते हैं जो वियना का समझौता हुआ था 1815 में, वो भी एक मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बहुत बड़ा मतलब परेशानी था। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन द कांग्रेस ऑफ वियना वंस अगेन डिवाइडेड इटली इनटू स्मॉल स्टेट्स। कह रहे कि जब नेपोलियन बोनापार्ट वियना कांग्रेस ऑफ वियना में सहमत हो गया अर्थात संपन्न हो गया, तो इटली तो पहले ही 7 भाग में था, छोटे छोटे भागों में, फिर से उसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। कह रहा कि अगेन डिवाइड इटली इनटू स्मॉल स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स मतलब अलग छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया, तोड़ दिया गया इटली को। दस प्लेड अ ग्रेट हैवॉक विद द टास्क ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, जो बहुत ही बड़ा समस्या क्रिएट हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। चौथी जो समस्या थी इटली के एकीकरण में, वह था द पोप ऑफ रोम। अर्थात जो रोम का शासक पोप था, पोप समझ रहे हैं ना, जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं, जैसे हिंदू में ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं ना, तो ऐसे ईसाइयों में जो चर्च का जो हेड होता है उसको पोप कहा जाता है। तो ये भी एक समस्या था, जो पोप का था रोम का, वो भी यूनिफिकेशन नहीं चाहता था इटली का कि यूनिफिकेशन हो, तो ये भी एक समस्या ही था। सेंटर ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय द पोप डेट वाज वेरी हार्डल फॉर यूनिफिकेशन इटली। कह रहा है कि द सेंटर मतलब जो इटली का सेंटर पार्ट था उस पर किसके द्वारा शासन किया जाता था, पोप के द्वारा। तो पोप कभी चाहता नहीं था कि इसका यूनिफिकेशन किया जाए, क्योंकि अगर यूनिफिकेशन किया जाएगा तो उसका पावर ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक समस्या था यूनिफिकेशन करने में इटली के। पांचवा जो था वह है रिएक्शनरी रूलर्स। रिएक्शनरी रूलर्स किसको कहेंगे, मतलब जो छोटे छोटे पावरफुल व्यक्ति आ रहे थे। अब देखिए जब कोई केंद्रीकृत पावर नहीं था, एक पूरे देश में चलाने के लिए कोई एक पावर नहीं था, तो जिसके पास ही पावर होता था वही अपना एक पार्ट्स ले करके वहाँ पे शासन करना शुरू कर देता था। 10 गांव 5 गांव या 5 शहर ले करके वहाँ पे अपना शासन शुरू कर देता था। जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे कि एक राजा को हरा के तुरंत दूसरा कोई क्या हो जाता है, पावर करना शुरू कर देता है। तो उसी को बोलते हैं रिएक्शनरी रूलर्स, जो मतलब मौका पा करके तुरंत अगर उनको मौका मिलता था, उनके पास पावर आता था, तो वो अपने पावर से शासन करना शुरू कर देते थे। इसी को बोलते हैं रिएक्शनरी रूलर्स। तो रिएक्शनरी रूलर्स भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। कह रहा है कि रिएक्शनरी रूलर इन मोस्ट ऑफ द इटालियन स्टेट्स वेर आल्सो प्रूविंग अ ग्रेट हर्डल इन द वे ऑफ द इटालियन। मतलब इटली के यूनिफिकेशन में इनका ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थे।
इन 80 अब देखिए इतनी समस्या होते हुए भी फिर भी इटली एकीकृत किया गया पावर। इन 1866 AD एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रूसो ऑस्ट्रियन वॉर, Venetia was also given to Sardinia for rendering help to Bismarck. Subsequently, in the 1870 AD, France occupied Rome during the Franco-Prussian War। मतलब 1870 AD में जो फ्रांस था उसने क्या कर दिया, रोम को छोड़ दिया। ठीक है, 10 मतलब इस प्रकार Rome also became a part of Sardinia, and in this way the final unification of Italy was also achieved in 1871 AD। इस तरह से 1871 AD में जा कर के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इटली के, वो सारे स्टेट्स मिला कर के एक हो गए, और मतलब यहाँ पे जा कर के 1871 AD में जा कर के जो पूरा इटली था वो एक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स।